परियों का जादुई सोने का स्कूल। विद्यापुर गांव में सोनाली नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी। सोनाली को पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति की वजह से सोनाली गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी, जहां पर पढ़ाई के नाम पर कोई भी सुख सुविधाएं मौजूद नहीं थी और ना ही उस स्कूल में कोई भी टीचर टाइम से पढ़ाने आया करता था, जिस वजह से सोनाली अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में रहती थी। तभी एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही होती है, रिया, प्रिया, देखो हमारे गांव के ये अमीर बच्चे गांव के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रही हैं। काश हम भी इनकी तरह गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा सकते, लेकिन हमारे घर की खराब स्थिति की वजह से हमें इस सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हें पता है, मैंने कल रात एक सपना देखा था जहां हम सभी मिलकर परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ने जा रहे थे। अरे सोनाली, ऐसा सपना देखने से क्या फायदा जो कभी सच्ची नहीं हो सकता है। हम गरीब बच्चे जब अपने गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकते हैं, तो फिर भला हम परियों के सोने के स्कूल में पढ़ने कैसे जा सकते हैं। हाँ सोनाली, हम लोगों की किस्मत में बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ना लिखा है, जहाँ पर टीचर भी कभी कभार ही आते हैं। तुमने सही कहा, हम लोग तो अपने स्कूल में एक यूनिफॉर्म भी पहनकर नहीं जा पाते हैं, और वहीं अमीर बच्चे एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनकर गांव के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और लोग भी उनका कितना सम्मान करती हैं। काश हम भी उनकी तरह पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब कर पाते और अपने माता पिता को एक अच्छा भविष्य और एक अच्छी जिंदगी दे पाते। हाँ सोनाली, तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी हो और तुम्हें तो बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलनी आती है, इसलिए अगर तुम चाहो तो अपने माता पिता से कहकर अपना प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा सकती हो। इससे तुम अपना आने वाला भविष्य भी उज्जवल बना पाओगी और अपने माता पिता का सपना भी पूरा कर पाओगी। हाँ प्रिया, तुम सही कह रही हो। मैं इस तरह से इस सरकारी स्कूल में पढ़कर अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती हूँ। मैंने बहुत से सपने देखे हैं और मैं उन्हें इस तरह इस स्कूल में पढ़कर टूटता हुआ नहीं देख सकती हूँ। इसलिए मैं आज ही अपने माता पिता से इस बारे में बात करूँगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सोनाली अपने घर जाती है और अपने माता पिता से इस बारे में बात करती है। माँ, पिताजी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आपको पता है, हमारे स्कूल में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ एक मजाक होता है। ना वहाँ पर कोई टीचर आता है और ना ही हमें कोई टाइम पर पढ़ाता है। तो इस तरह मैं उस स्कूल में पढ़कर अपना आने वाला भविष्य खराब नहीं कर सकती हूँ। इसलिए आप लोग प्लीज मेरा गांव के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए ना। अरे बेटा, तुम्हें पता है, तुम्हारे पिताजी भी मुझसे बस इसी बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें अपनी बेटी का एडमिशन गांव के प्राइवेट स्कूल में करवाना है, ताकि तुम पढ़ लिख कर अपने जिंदगी में कुछ कर सको। इसलिए तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा गांव के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए मुखिया जी से कुछ पैसे उधार लिए हैं, ताकि हम तुम्हारा एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा सके। इसलिए अब तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी माँ की ये बात सुनकर सोनाली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और जब वो ये बात अपने दोस्तों को बताती है तो वो उससे कहते हैं, अरे वाह सोनाली, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या तुम जब अपना एडमिशन करवाने गांव के बड़े प्राइवेट स्कूल में जाओगी तो हमें भी अपने साथ ले जाओगी? क्योंकि हम तुम्हारी तरह प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार अंदर जाकर देख तो सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल होता कैसे है। क्योंकि अब तो तू भी गांव की अमीर बच्चों की तरह प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएगी, पर हम तो अभी भी गांव के उसी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अरे क्यों नहीं, मैं तुम लोगों को अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। इतना कहकर सोनाली पूरी रात जागकर अपनी पढ़ाई करती है, क्योंकि उसे पता था कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए जब अगले दिन वो अपने माता पिता और अपने दोस्तों के साथ गांव के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाती है, तभी स्कूल का गार्ड उनकी गरीबी देखकर उन्हें बाहर ही रोक लेता है। लेकिन सोनाली के माता पिता के कुछ देर समझाने के बाद वो गार्ड सिर्फ सोनाली के माता पिता और सोनाली को ही अंदर जाने देता है, जिसके बाद सोनाली चुपचाप अपने माता पिता के साथ एडमिशन करवाने के लिए अंदर चली जाती है। तभी क्लास में से कुछ अमीर घर की लड़कियां बाहर निकल रही होती है और वो अचानक से सोनाली से टकरा जाती है
तभी वो कहती है, ओ हेलो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? और तुम इस तरह हमारे स्कूल में क्यों घूम रही हो? ये हमारा स्कूल है, तुम्हारे गांव का खेत नहीं। मुझे माफ करना, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें सामने देखकर चलना चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक तो गरीब, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही हो। आखिरकार तुम गरीबों के स्कूल के अंदर एंट्री किसने दी? माफ करना, लेकिन मैं आज इस स्कूल में अपना एडमिशन करवाने आई हूँ और कल से मैं भी तुम्हारी तरह ही इस स्कूल की एक स्टूडेंट बन जाऊंगी। अरे नैन्सी, जरा इसकी बातें तो सुन। ये गरीब लड़की हमारे इस स्कूल में एडमिशन करवाने आई है। अरे तुम्हारी जैसी गरीब लड़कियाँ हमारे स्कूल में पढ़ने नहीं आती है, बल्कि तुम्हारे जैसे गरीब बच्चों के माता पिता हमारे इस स्कूल में झाड़ू पोछा लगाने आते हैं। सही कहा, इसलिए तुम अपना इस स्कूल में एडमिशन करवाने का सपना देखना छोड़ दो। मुझे नहीं पता था प्राइवेट स्कूल के बच्चों की सोच इतनी ज्यादा छोटी होती है, क्योंकि सपने देखने का हक हर किसी को होता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसलिए मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं एक दिन अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। इतना कहकर सोनाली अपने माता पिता को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में चली जाती है, जहां प्रिंसिपल उन लोगों को देखकर उनसे कहता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल की ये बात सुनकर सोनाली के माता पिता उनसे सोनाली का एडमिशन करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो प्रिंसिपल कहता है, अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पर अपनी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें पता है ना, हमारा ये स्कूल गांव का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है, तो इस स्कूल में एडमिशन करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे पता है, इसलिए तो मैं मुखिया जी से कुछ पैसे उधार मांग कर लाया हूँ। बस आप मेरी बेटी का एडमिशन अपने इस स्कूल में कर दीजिए। अच्छा, तो ये बात है, तो फिर ठीक है, तुम ऐसा करो, फॉर्म फिल करके 50,000 रूपए रिसेप्शन पर जमा करवा दो। उसके बाद तुम्हारी बेटी का एक टेस्ट होगा, जिसमें अगर वो पास हो गई तो उसका एडमिशन हमारे स्कूल में हो जाएगा। क्या 50,000 रूपए सिर्फ एडमिशन की? ये तो बहुत ज्यादा है। हमारे पास तो टोटल 50,000 रूपए ही है। फिर हमें अभी अपनी बेटी की यूनिफॉर्म और बुक्स भी तो लेनी होगी। सोनाली के पिता मजबूर होकर वो सारे पैसे रिसेप्शन पर जमा कर देते हैं, जिसके बाद सोनाली अपना टेस्ट देने के लिए चली जाती है और वो पूरी लगन से अपना टेस्ट देती है। लेकिन टेस्ट देने के बाद जब प्रिंसिपल उन लोगों को अपने ऑफिस में बुलाता है और उनसे कहता है, देखिए, शायद आपकी बेटी हमारे इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। उसने पूरे ही टेस्ट में सारे सवालों के जवाब गलत दिए हैं, इसलिए अब आपकी बेटी का एडमिशन हमारे स्कूल में नहीं हो सकता है। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर सोनाली के माता पिता निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक मैडम आती है और वो प्रिंसिपल सर से कहती है, क्या बात है प्रिंसिपल सर, इस लड़की का पूरा टेस्ट सही होने के बावजूद भी आपने इस गरीब लड़की का एडमिशन अपने इस स्कूल में नहीं किया और साथ ही इसके माता पिता से पैसे भी जमा करवा लिए। वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही इन गरीबों की आंखों में सच्चाई देख ली थी और ऐसे सच्चे लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है। और इस तरह प्रिंसिपल सोनाली के माता पिता से सारे पैसे हड़प कर उन्हें स्कूल से बाहर निकलवा देता है, जिसके बाद सोनाली अपने माता पिता के साथ घर जाने की वजह एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी रिया और प्रिया उसके पास आती है, जिसके बाद सोनाली उन्हें सारी बात बता देती है। सोनाली, ये तो उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। क्या प्राइवेट स्कूल के लोग ऐसे होते हैं? पर अब तुम क्या करोगी? उन लोगों ने तो तुम्हारे सारे पैसे भी ले लिए हैं। पता नहीं भगवान हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। और इस तरह जब तीनों आपस में बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ पर परी लोग की कुछ परियां पृथ्वी लोग की सैर करने के लिए आती है और वो लोग उन लोगों की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो लोग जंगल में अपनी जादुई छड़ी की मदद से एक जादुई सोने का स्कूल प्रकट कर देती है और खुद एक गरीब बूढ़ी औरत का रूप लेकर उन तीनों सहेलियों के पास जाती है और उनसे कहती है, अरे बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हमने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, तो क्या तुम लोग हमारे लिए कुछ खाने के लिए ला सकती हो? हाँ, क्यों नहीं दादी माँ, हम लोग अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। सोनाली के इतना कहते ही वो सारी बूढ़ी औरत एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर सोनाली और उसकी दोस्त बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद उनमें से एक परी कहती है,
अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो यहाँ बस तुम्हारी एक परीक्षा ले रहे थे ताकि हम लोग तुम्हारी मदद कर सके, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। इसलिए अब से तुम लोग गांव के सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ोगी, जहां तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी और तुम्हें वहां पर बिना पैसों के ही बुक्स और यूनिफॉर्म मिल जाएगी। और परी लोग की कुछ परियां अब से तुम लोगों को पढ़ाने के लिए हर रोज धरती लोक पर आएंगी। इसलिए अब तुम लोग चलो हमारे साथ। क्या सच में? आप सच कह रही है? कहीं मैं फिर से कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? अगर ये कोई सपना नहीं है तो फिर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आखिरकार मैं परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ पाऊंगी। लेकिन उससे पहले क्या आप गांव के उस लालची प्रिंसिपल को सजा दिलवा सकती हो जो हम जैसे गरीबों को बेवकूफ बनाकर हमसे हमारे पैसे लूटता है? सोनाली की ये बात सुनकर वो परी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी जादुई छड़ी से उस प्रिंसिपल की सारी सच्चाई पुलिस के सामने दिखा देती है, जिसके बाद उस प्रिंसिपल को उसके किए की सजा मिल जाती है। और अब सोनाली अपने दोस्तों और गांव के कुछ गरीब बच्चों के साथ परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ने जाती है, जहां परी लोग की कुछ परियां उन्हें हर रोज पढ़ाने आया करती है। और अब सोनाली के साथ साथ सारे बच्चे भी मन और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। सोने चांदी के जादुई 2 डिजाइनर ड्रेस। कैलाशपुर नामक गांव में सलोनी अपनी सास विमला और अपने पति नीरज के साथ रहा करती थी। और सलोनी के अंदर एक बहुत ही बड़ा टैलेंट था कि वो बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइनर कपड़े सिला करती थी और वो हमेशा से ही अपना खुद का एक डिजाइनर कपड़ों का शोरूम खोलना चाहती थी। लेकिन वो एक बड़े घर की बहू थी, जिस वजह से उसकी सास उसे बाहर जाकर काम करने से मना किया करती थी। देखो सलोनी, हमारे घर की बहुएं बाहर जाकर काम नहीं किया करती है। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो तुम अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाओ और ये बाहर जाकर काम करने का फितूर अपने दिमाग से निकाल दो। अपनी सास की ये बात सुनकर सलोनी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और अपने सपने को अपने दिल में दबाए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो कभी कभार अपने सपने को अपने कमरे में बैठकर पूरा कर लिया करती थी, क्योंकि उसके कमरे में एक हाथ वाली मशीन थी जिस पर वो बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइनर ड्रेस सिला करती थी। लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि कहीं उसकी सास को इस बारे में पता चल गया तो वो पता नहीं क्या करेगी। इसलिए जब एक रोज सलोनी अपनी सिली हुई एक डिजाइनर ड्रेस अपने पति नीरज को दिखाती है तो वो उसकी वो डिजाइनर ड्रेस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है, अरे वाह सलोनी, तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। तुमने कितना सुंदर ड्रेस सिला है और इसका डिजाइन तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तुमने बिल्कुल सही कहा नीरज। तुम्हें पता है, तुम्हारी तरह मेरी सहेलियां भी मेरी डिजाइनर ड्रेस को देखकर यही कहती थी। इसलिए तो नीरज, मैं हमेशा से ही अपना एक डिजाइनर कपड़ों का शोरूम खोलना चाहती हूँ। मुझे पता है सलोनी, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि माँ इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। फिर हमारे घर की बहुओं को बाहर जाकर कमाने की क्या जरूरत है? नीरज, मैं अपना ये शोरूम पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि अपना सपना पूरा करने के लिए खोलना चाहती हूँ। तो तुम प्लीज एक बार माँ जी से इस बारे में बात करो ना। ठीक है, मैं माँ से इस बारे में बात करता हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, माँ को कन्विंस करना इतना आसान नहीं है। इतना कहकर नीरज जब अपनी माँ से इस बारे में बात करता है तो उसकी माँ उससे कहती है, लगता है तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए अपनी पत्नी को ये बात अच्छे से समझा दो कि हमारे घर की बहुएं बाहर जाकर काम नहीं करती है। इससे हमारे घर की इज्जत पर कितनी उंगलियां उठेगी। इसलिए उसे कुछ करना ही है तो वो अपने घर के कामों पर ध्यान दे, यही उसके लिए अच्छा होगा। अपनी सास की इस जिद के आगे सलोनी को अपने सपने टूटते हुए दिखाई देते हैं और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। और समय गुजरने के साथ साथ नीरज को अपने काम में बहुत ही ज्यादा घाटा होने लगता है और ऐसे ही एक दिन उसकी कंपनी में आग लग जाती है, जिससे उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और ये सब देखकर नीरज पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है, हे भगवान, ये नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया।
और इस तरह नीरज का काम पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और उसने जो बैंक की तरफ से लोन लिया होता है उसे ना चुका पाने की वजह से बैंक वाले उनके घर को नीलाम कर देते हैं, जिसके बाद नीरज का पूरा परिवार रोड पर आ जाता है और वो लोग रोड के किनारे ही एक छोटी सी झुग्गी बनाकर रहने लगते हैं। और अपने परिवार की इस हालत को देखकर सलोनी फिर से एक बार अपने काम को शुरू करने का फैसला करती है और वो अपनी पुरानी साड़ियों से ही सुंदर सुंदर डिजाइनर कपड़े सिलना शुरू कर देती है और कहती है, नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं अपने इस टैलेंट की मदद से अपने परिवार की समस्या को दूर कर सकती हूँ। सलोनी को इस तरह डिजाइनर कपड़े सिलता देखकर विमला को भी उस पर विश्वास होने लगता है और वो उससे कहती है, बहू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे इन डिजाइनर कपड़ों की मदद से हम लोगों की समस्या दूर हो सकती है? क्यों नहीं माँ जी, मुझे अपने इन सिले हुए डिजाइनर कपड़ों पर पूरा भरोसा है, इसलिए अब मैं इन्हें बेचकर ही अपने नए काम की शुरुआत करूँगी। अपनी बहू की ये बात सुनकर विमला को बहुत अच्छा लगता है और वो भी अब अपनी बहू को पूरी तरह से सपोर्ट करने लगती है, जिसके बाद से सलोनी रोड के किनारे बैठकर अपने डिजाइनर कपड़े बेचने लगती है और उसके सिले हुए डिजाइनर कपड़े इतने ज्यादा सुंदर दिखते थे कि हर कोई उन्हें खरीदे बिना रह नहीं पाता था और उसके सिले हुए डिजाइनर ड्रेस हाथों हाथ बिक जाते थे, जिस वजह से सलोनी का काम काफी अच्छा चलने लगता है। और ऐसी ही एक रोज जब सलोनी अपनी डिजाइनर ड्रेस बेच रही होती है कि तभी उसके पास एक सुंदर सी लड़की आती है और उससे कहती है, सुनो, मुझे तुम्हारी ये डिजाइनर ड्रेस बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो क्या तुम मेरे लिए ऐसी ड्रेस बना सकती हो? क्यों नहीं, बताइए आपको कितनी ड्रेस चाहिए? मुझे ऐसे बिल्कुल 100 ड्रेस चाहिए और मैं तुम्हें एडवांस में कुछ पैसे भी दे दूंगी। क्या 100 ड्रेस? क्या आपको सच में 100 ड्रेस चाहिए? हाँ बिल्कुल, और ये लो एडवांस में कुछ पैसे रख लो, मैं 1 हफ्ते बाद तुमसे ड्रेस लेने आऊंगी। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सलोनी इतना बड़ा ऑर्डर पाकर खुश तो होती है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होता है। पता नहीं मैं इतनी जल्दी इतने सारे ड्रेस तैयार कर भी पाऊंगी कि नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। सलोनी इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास और उसका पति आ जाता है और वो उससे कहते हैं, क्यों नहीं बहू, तुम ये ऑर्डर जरूर पूरा कर पाओगी और हम लोग इस काम में तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। और इस तरह सलोनी के इस काम में विमला और नीरज भी उसकी पूरी मदद करते हैं, जिसके बाद सलोनी कुछ ही दिनों में 100 सुंदर सुंदर डिजाइनर ड्रेस बनाकर तैयार कर देती है। और जब 1 हफ्ते बाद वो लड़की फिर से उसके पास आती है तो सलोनी उससे कहती है, ये लीजिए, मैंने आपका पूरा ऑर्डर तैयार कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये सारी ड्रेस बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। शुक्रिया, लेकिन क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ, तुम इतनी सारी ड्रेस का करोगी क्या? सलोनी की ये बात सुनते ही वो लड़की मुस्कुराते हुए एक सुंदर सी परी में बदल जाती है, जिसे देखकर सलोनी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो परी कहती है, मेरा नाम निहारिका है और मैं परी लोक की रानी हूँ, और जब मैं उस दिन धरती लोक की सैर करने के लिए आई थी तो मेरी नजर तुम्हारे इन सुंदर सुंदर डिजाइनर ड्रेसों पर पड़ी और मुझे तुम्हारे ये डिजाइनर ड्रेस बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने परीलोक की सभी परियों के लिए तुमसे ये डिजाइनर ड्रेस बनवाऊं, उन्हें भी ये ड्रेस देखकर बहुत अच्छा लगेगा। क्या आप सच कह रही हो? मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपना खुद का एक डिजाइनर कपड़ों का शोरूम खोलना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, सोने और चांदी के 2 ड्रेस, इन्हें बेचकर तुम अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकती हो और अपने सपने को भी पूरा कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलोनी के इतना कहते ही वो परी वहाँ से ड्रेस लेकर गायब हो जाती है, जिसके बाद सलोनी उस ड्रेस को बेचकर अपना एक डिजाइनर कपड़ों का बड़ा सा शोरूम खोलती है
और अपने लिए बड़ा और सुंदर घर लेती है, जिसके बाद वो अपने बनाए हुए डिजाइनर कपड़ों को अपने शोरूम में बेचना शुरू कर देती है और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है, जिसके बाद वो अपने पति का बिजनेस फिर से शुरू करवा देती है और उस चांदी के ड्रेस को परी की निशानी के तौर पर अपने शोरूम में सजा कर रखती है और अब वो परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन जीने लगती है।